आज की इस क्लास के अंदर हम निपटाने वाले एक बहुत ही छोटा चैप्टर दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जब हिस्टेरिसिस नहीं किया होगा तो कोरिएसिविटी और रिटेंटिविटी कहाँ से याद आएगा, तुम्हें समझ में आएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें यहाँ नहीं लिखी होती बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लगभग सब कवर कर लेंगे भाई। जहाँ पर ये डायमेटिक सब्सटेंस है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल से भी कम है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इंडक्शन हो रहा है। तो कोरिएसिविटी एच है एक तरीके से, क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, और रिटेंटिविटी एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ही है। अगर आप सारे माइंड मैप अच्छे से कर लेते हो, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, आप मेंस में बहुत से क्वेश्चन केवल माइंड मैप से कराओगे, ये मेरा वादा है और ये है दादा का वादा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है बेटा आपका दोबारा से इस माइंड मैप सीरीज के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम निपटाने वाले एक बहुत ही छोटा चैप्टर दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। खुशी की बात यह है कि इसके मैक्सिमम टॉपिक्स हमने पिछले चैप्टर में ही निपटा लिए हैं। तो जिस बच्चे को कहीं पर भी ये लगे कि ये टॉपिक तो सर इस चैप्टर में था, आपने कराया नहीं, तो प्लीज प्लीज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक बार माइंड मैप देख लेना, उसके अंदर सब टॉपिक कवर्ड हैं। जो बचे हुए टॉपिक हैं जो प्योरली इस चैप्टर बेस्ड थे वो मैं इस चैप्टर के अंदर कवर करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। अगेन बहुत सारे पीवाईक्यूज के साथ, और ऑल्दो इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है भैया ये, क्योंकि इसके अंदर चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो कट गई, दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। वो बहुत अच्छा टॉपिक था, समझने वाला टॉपिक होता था, और वो कट गया है। तो अपने पास जो मेन चीजें बची हैं वो थोड़ी सी टर्म्स है जो हमें पढ़नी है। ये जो इतना सारा लिखा है आपको दिखने में गंदा लग रहा होगा, लेकिन ये सिलेबस है बेटा आपके पास। जब आप जेईई में इसका सिलेबस खोलोगे बेटा तो खाली मैग्नेटिज्म एंड मैटर नाम से कोई चैप्टर नहीं है, वहां पे लिखा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इस नाम से पूरी यूनिट है। तो जो दो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म प्लस मैग्नेटिज्म एंड मैटर मिला के यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। फटाफट से देख लेते हैं। हमने बायट सेवर्ट लो कंप्लीट कर लिया, उसकी एप्लीकेशन कर ली, करंट कैरिंग लूप के कारण, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के कारण, सब कुछ हमने कर लिया। इनफाइनाइट वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, सॉलिड के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमने निकाल लिया। फिर हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी निकाल लिया। उसके पाथ क्या क्या हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, हेलिकल पाथ के बारे में चर्चा कर ली थी हमने। फिर हमने दो करंट कैरिंग वायर के बीच में जो फोर्स लगता है वो पढ़ लिया था। फिर हमने दो करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट वायर के बीच में जो फोर्स लगता है म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई डी, वो फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया था। अगर फोर्स मतलब जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में होता है तो आपके पास क्या होता है, अट्रैक्टिव करंट होता है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स होता है। ये हमने सब पीएचडी कर ली थी लास्ट क्लास में। उसके बाद कई चीजें ऐसी हैं जो इस चैप्टर में भी पढ़ा देते हैं, पिछले में भी होनी चाहिए थी, तो मैंने पिछले में ही खत्म करा दी। जैसे कि एक मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, यानी कि एम वेक्टर। याद करो, सब कुछ बताया था कि जैसे वहां पर टॉर्क पी क्रॉस ई होता था पुराने टाइम पे, तो यहां पर टॉर्क क्या होगा, एम क्रॉस पी। जैसे वहां पर माइनस पी डॉट ई पोटेंशियल एनर्जी होती थी एक डाइपोल की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे ही यहां पर एक मैग्नेटिक डाइपोल की क्या होती है बेटा, माइनस एम डॉट बी। सब चीजें हमने करा रखी है वहां पे, किसके माइंड मैप में बेटा, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के माइंड मैप में। उसके बाद आपके बात करें कि करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, जो लूप होता है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है, और हर एक मैग्नेट का एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो एक करंट कैरिंग लूप का भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, और वो होता है आई इंटू ए। अगर एन लूप्स है तो एन आई ए। सब कुछ लास्ट क्लास में बताया था, प्लीज जाके चेक कर लेना। उसके बाद आपके पास जो एक मैग्नेट है, जो सोलेनॉइड है, वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। इस चैप्टर में हमें मेजरली जो पढ़ना है वो नीचे वाले जो रेड लाइन से अंडरलाइन कर रखे हैं वो पढ़ने अपने को, दैट इज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस विद एग्जांपल्स इसके, है ना जी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, की टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, घटाने से क्या होगा, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भले ही यही में इसने सिलेबस इतना सा दे रखा है, बट इस चैप्टर में और भी बहुत सारी टर्म्स है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग पढ़ाने लग जाऊं तो मुझे 4 स्लाइड पढ़ानी पड़ेंगी, बट बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर लिखी नहीं होती, बट फिर भी क्वेश्चंस आते हैं आते हैं आते हैं। बच्चे कई बार डाउट में होते हैं, सर ये जो हिस्टेरिसिस कर्व है वो हटा दिया। यस, कहीं भी नहीं लिखा तो लगता है हटा दिया, पर 2024 में भी नहीं लिखा था, पर फिर भी क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में कोरिएसिविटी पे से, तो रिटेंटिविटी पे से। तो यानी कि जब हिस्टेरिसिस नहीं किया होगा तो कोरिएसिविटी और रिटेंटिविटी कहां से याद आएगा, तुम्हें समझ में आएगा। तो इसलिए कुछ चीजें यहां नहीं लिखी होती बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लगभग सब कवर कर लेंगे भाई साहब। आ जाओ, फटाफट आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले पहला नाम आता है आपका, अलग अलग टर्म्स है बेटा, इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले बात आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है कि कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कितना पास होने दे रहा है, कितना परमिशन दे रहा है। ये भाई साहब क्या है, टोल प्लाजा है। जैसे भैया हाईवे पे टोल प्लाजा होते हैं, गाड़ी को परमिशन देते हैं आगे जाने की, पैसे दो आगे जाओ। ऐसे ही हर एक मैग्नेटिक मटेरियल की अपनी अपनी एक परमिशन होती है। परमिशन लिए कि नहीं, परमिशन लेनी पड़ेगी। मैग्नेटिक मटेरियल क्या कह रहा है कि मेरे थ्रू से पास, मेरे थ्रू पास होना है, तो
तो मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और इस परमिशन को ही कि कोई मटेरियल कितना, जैसे मान लो एक ए मटेरियल है, एक बी मटेरियल है, दोनों को सेम ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक अपने अंदर से ज्यादा फील्ड लाइन पास होने दे रहा है, एक बहुत कम होने दे रहा है, तो जो ज्यादा फील्ड लाइन पास होने दे रहा है वो क्या है, उसकी परमिएबिलिटी हाई है। तो यानी कि जिस मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी हाई है उसका मतलब वो अपने अंदर से पास होने की जो परमिशन है वो बहुत ज्यादा दे रहा है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये हर एक मटेरियल की अलग अलग होगी, इसको म्यू से डिनोट किया जाता है बेटा, किससे, म्यू से। आपने म्यू नोट से पढ़ाई है, लेकिन ये क्या, म्यू। म्यू क्या है, अलग अलग मटेरियल की परमिएबिलिटी। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा क्या, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है कि किसी मीडियम की परमिएबिलिटी कितनी है, किसके रिस्पेक्ट में, वैक्यूम की परमिएबिलिटी के रिस्पेक्ट में। जैसे मैंने बोला मेरा वजन जो है वो 70 किलो है, तो मैंने 70 किलो वजन मतलब मास जो है पूरा बता दिया, बट मैं ये भी कह सकता था कि जो मेरा वजन है वो इस पेन के वजन के 1000 गुना मल्टीपल है, यानी कि मैंने अपना वजन को कंपेयर कर लिया। इसी तरीके से परमिएबिलिटी देने का एक तरीका होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी देना, कि मैंने बोला कि रिलेटिव परमिएबिलिटी एक मटेरियल की 8000 है, सॉफ्ट आयरन की 8000 होती है, तो 8000 का मतलब क्या है बेटा कि ये 8000 को म्यू नोट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी मिल जाएगी। तो परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम तो म्यू एम हो गया, पर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वैक्यूम की परमिएबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वो होता है आपके पास म्यू नोड। क्या मेरी बात क्लियर है? तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम अपॉन म्यू नोड, ये सबको पता होता है, पहले से पता होता है, बट एक फॉर्मूला और याद रखना कि जो म्यू आर होता है वो होता है बी अपॉन बी नोड। बी क्या है, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा तो वो खुद भी क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, तो उसका खुद का मैग्नेटिज्म प्लस बाहर वाली फील्ड लाइंस, तो जो अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसको बोला है बी। इसको बी नेट लिख दो, बी नेट लिख दो चाहे तो, बी नेट। तो यानी कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद एक तो खुद का एक्सटर्नल फील्ड और एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मिला के जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नेट अपॉन बी नोड, बी नोड मतलब बाहर वाला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो भी म्यू आर के बराबर आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तो सबको पता है बट ये लोगों को नहीं पता होता। तो म्यू आर का एक फॉर्मूला और याद रख लो कि एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जितना उस नेट मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल के अंदर अपॉन में जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो क्या है, आपके पास म्यू आर है। रिलेटिव परमिएबिलिटी है आपके पास कि रिलेटिवली कितना ज्यादा परमिशन दे रहा है कोई मटेरियल अपने अंदर से पास होने के लिए, किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। म्यू नोड क्या है बेटा, बच्चे बच्चे को पता है अब तक तो कि कौन आने वाला है, म्यू नोड आने वाला है। म्यू नोड क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। वैक्यूम हो, फ्री स्पेस हो या एयर, इवन एयर के लिए भी यही होता है बेटा, कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। चाहे म्यू नोड हो चाहे म्यू मीडियम हो, दोनों क्या है, यूनिट वाली क्वांटिटी है, और यूनिट कितनी होती है, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। पर जो म्यू आर है बेटा उसकी कोई यूनिट नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर वो यूनिट कैंसिल आउट होगी नीचे, और नेट यूनिट क्या है, जीरो, यानी कि मतलब यूनिटलेस। तो कुल मिला के जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। सब कुछ लिखा हुआ है ए टू जेड, बड़े प्यारे नोट्स आपके बन जाएंगे साथ साथ। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे अगर मैं बढ़ूं बेटा, एक टर्म आती है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये दो चार वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं बेटा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसको एच वेक्टर से शो करते हैं। किससे बेटा, एच वेक्टर से। एच वेक्टर क्या होता है बेटा आपके पास, कि जब आप किसी मटेरियल को आपने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, एक तो एक्सटर्नल तो था ही प्लस अंदर इंड्यूस और हो गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लेट से बी हो गया। तो बोला जाता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की ताकत, ध्यान से सुनना, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो एक्चुअल किसकी ताकत बताता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। कि मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ए मटेरियल रखा और मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसी मटेरियल को किसी दूसरे फील्ड में रखा, तो दोनों फील्ड सेम मटेरियल को एक फील्ड जो है वो ज्यादा मैग्नेटाइज कर रहा है और एक फील्ड कम कर रहा है, यानी कि जो ज्यादा मैग्नेटाइज करने की क्षमता रखता है बाहर वाला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो क्या है, उसकी मैग्नेटाइजिंग पावर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसका मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है, हाई है। यानी कि दिमाग में क्या रखना है, जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ये एक्चुअल में किसकी प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल फील्ड की, बाहर वाले फील्ड की। तो बाहर वाला फील्ड किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज किस हद तक कर सकता है, कितनी ताकत है किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की, किसकी,
एक्सटर्नल फील्ड की कितनी ताकत है, उसे ही बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एच वेक्टर से शो किया जाता है। एच वेक्टर के फॉर्मूले किस किस के बराबर देख लो, या तो आप लिखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोड अपॉन में म्यू नोड, या आप इसको लिख सकते हो बेटा बी नेट अपॉन में म्यू, यानी कि इस मटेरियल का नेट मैग्नेटिक फील्ड और इस मटेरियल का म्यू, इसके दोनों फॉर्मूले याद रख सकते हो। और इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो होती है एम्पेयर पर मीटर। क्या होती है? एम्पेयर पर मीटर। इन्हीं के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आएंगे तो इन्हीं के ऊपर आएंगे, नहीं तो कुछ नहीं पूछने वाला। मुश्किल से आधे घंटे के अंदर सारी थ्योरी हो जाएगी, आधा घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूं, आधे घंटे के अंदर सारी थ्योरी हो जाएगी। अगर तूने इस माइंड मैप के अंदर भी सब कुछ सुन लिया ध्यान से, तो तेरे सवाल हो जाएंगे, सारे सवाल हो जाएंगे इस चैप्टर के लगभग। आगे बढ़ते हैं बेटा, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स हो या मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि वो कितना ताकतवर है, किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में उसकी कितनी ताकत है, पावरफुल है। ठीक है जी, पावरफुल मैन कम्स फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, कहीं सुने लग रहा है। चलो आ जाओ, अब आता है बेटा मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी थी, ये मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है, दोनों अलग अलग चीज है। क्या? वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी थी, ये मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है। इसे आई से डिनोट किया जाता है, किससे बेटा? आई वेक्टर से। जो आई वेक्टर होता है बेटा वो किसके बराबर होता है? तो अब जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी थी वो बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी थी, और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब ये क्या है बेटा कि कोई मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना, वो क्या है? उसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है। यानी कि ये, अब सोचो, अब दो मटेरियल है, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखे, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अब की बार सेम है, पर एक ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, एक कम, यानी कि जो ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है उसकी मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है। दोबारा सोच, दो अच्छे अच्छे एग्जांपल सोच। पहले वाले केस में मैंने क्या किया, एक ही मटेरियल को दो अलग अलग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो मटेरियल सेम था पर बाहर का फील्ड अलग अलग था, तो एक फील्ड ज्यादा मैग्नेटाइज कर रहा था, दूसरा फील्ड कम मैग्नेटाइज कर रहा था। तो यानी कि बाहर का फील्ड चेंज किया है मैंने, यानी कि बाहर वाले फील्ड की अलग अलग ताकत है मैग्नेटाइज करने की, तो वह मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब के बाद मैंने बोला दो अलग अलग सब्सटेंस लिए, अब दोनों को सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, पर एक ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है और एक कम। इसका मतलब क्या है? जो ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है उसकी खुद की मैग्नेटाइज होने की क्षमता क्या है? ज्यादा है। तो ध्यान से देखो, कोई मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कितना मैग्नेटाइज होगा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वो किसकी प्रॉपर्टी है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। कौन कितना कर सकता है, और ये किसके, कौन कितना होगा, खुद कितना होगा, ये है बेटा उसकी प्रॉपर्टी मटेरियल की। तो अब इसको डिफाइन कैसे किया गया कि अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी नोड में एक मटेरियल को रख देता हूं तो ये मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा तो एक साउथ पोल नॉर्थ पोल आएगा, तो एक मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम से डिफाइन किया गया किसको बेटा? आई को। यानी कि मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, है ना, जो मटेरियल है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो अब इस मैग्नेटिक मूवमेंट को लिखा जा सकता है बेटा पोल स्ट्रेंथ, ये माइनस एम हो गई, ये प्लस एम हो गई, तो माइनस एम से प्लस एम के बीच की दूरी कितनी है? 2L। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू इनके बीच की दूरी। और वॉल्यूम कितना होगा बेटा? ये लेंथ इनटू ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बहुत बढ़िया, 2L से 2L मर गया। तो दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया बेटा मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का? पोल स्ट्रेंथ अपॉन में एरिया। तो या तो मैग्नेटिक मूवमेंट की टर्म्स में याद रखना एक फॉर्मूला, या पोल स्ट्रेंथ की टर्म्स में याद रखोगे तो ये फॉर्मूला। ठीक, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, कॉपी पर लिखना एक एक पेज पे, 2 या 3 पेज में तेरी शॉर्ट नोट्स बन जाएगी, मजा आ जाएगा तेरे को। अगला आज, तो जो आई डिफाइन किया गया उसका दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा कि जितना इसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट का खुद का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस बीएम के अंदर बी नोट का कोई रोल नहीं है, बी नेट क्या होगा? बी नेट होगा बेटा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्लस में बी नोट, यानी कि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जो था वो तो था ही, प्लस बीएम। यहां पर जो आई के फॉर्मूले में जो बीएम है वो क्या है बेटा? सिर्फ खुद का मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल का कोई रोल नहीं है। तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में म्यू नोड क्या है बेटा? यहां पर इस आई का एक फॉर्मूला है। इसकी यूनिट भी क्या होती है बेटा? एम्पेयर पर मीटर होती है। कितनी होती है? एम्पेयर पर मीटर। बहुत बढ़िया लाडले, बहुत शाबाश, शानदार। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक टर्म आती है बेटा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बताते हैं कि कोई मैग्नेट कितना इजीली मैग्नेटाइज, इजीली, पावरफुल नहीं, ज्यादा नहीं, इजीली, कितना इजीली क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसे बोला जाता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस हाउ इजीली अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। ये रेशियो होता है बेटा आई बाय एच का। ससेप्टेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द आई बाय एच।
आई की यूनिट भी एम्पेयर पर मीटर थी, एच की यूनिट भी एम्पेयर पर मीटर थी। आई क्या था? मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, एच क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। आई क्या है? मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, एच क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। कुल मिला के बेटा तो काई एम आ गया आपके पास ये वाला। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आते हैं बेटा किसके बीच में? रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू और किसके बीच में बेटा? आपके पास म्यू और किसके बीच में बेटा? आपके पास म्यू एंड आपके पास किसके बीच में बेटा? एक सेकंड, मुझे फोन साइलेंट पे करने दो जी, नहीं तो डिस्टरबेंस होगी। चलिए, तो आपके पास जो म्यू और काई एम के बीच में रिलेशन आता है, या म्यू आर और काई एम के बीच में रिलेशन आता है, म्यू आर लिख देता हूं, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड काई एम के बीच में रिलेशन, वो फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, अब अगर मैंने इस मैग्नेट को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इस मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इसके अंदर खुद का मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया, उसको बोला बीएम। जहां पर भी बी नोड है उसका मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बीएम है वो खुद का इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, और सिर्फ बी लिखा है यानी कि वो मटेरियल का नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, अब ध्यान से देख, अगर मुझे याद हो, मैं लिख सकता हूं बेटा आपके पास क्या? एच का फॉर्मूला है बी नोट बाय म्यू नोट या बी बाय म्यू, ये भी सिखाया है। आई का फॉर्मूला है बी एम बाय म्यू नोट। ये फॉर्मूला यूज करके अभी देखो, जो इस मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? बी एम तो खुद का और बी नोट एक्सटर्नल, ये नेट होगा। तो बी जो नेट होगा मटेरियल के अंदर वो होगा बी एम प्लस बी नोट, अगर सेम डायरेक्शन में है तो। कौन? बी नोट और बी एम सेम डायरेक्शन में है तो, यानी कि इंड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो नेट कितना होगा इन दोनों का? प्लस सम। अंदर जो है नेट मटेरियल कितना होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बाहर वाला प्लस अंदर जो पैदा हुआ है वो वाला। तो बेटा बी नेट को मैंने यहां से लिखा, देख ध्यान से, बी नेट को मैंने यहां से लिखा म्यू इंटू एच, बी एम को मैंने यहां से लिखा म्यू नोड इंटू आई, और बी नोड को मैंने यहां से लिखा एच इंटू म्यू नोड। बहुत बढ़िया सर, मजा ही आ गया। तो यानी कि मेरे पास ये ऊपर टर्म आ गई ये वाली, मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया म्यू नोड बाई एच से। इधर और इधर डिवाइड कर सकता हूं, क्या फर्क पड़ रहा है? मैथमेटिकली तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि यहां पे आया बेटा म्यू अपॉन म्यू नोड इज इक्वल टू, म्यू नोड से म्यू नोड गया आई बाई एच, प्लस में ये तो 1 आ गया। आई बाई एच पिछली स्लाइड में पढ़ा है बेटा काई एम, या इसी में पढ़ा है काई एम, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, यानी कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम होता है। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा, ये अपनी पूरी स्लाइड कवर हो चुकी है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए बेटा, अपने पास मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस कराएंगे, खत्म कहानी। मैग्नेटिक सब्सटेंस 3 टाइप के होते हैं जो डिवाइड किए गए, एक पैरामैग्नेटिक, एक डायमैग्नेटिक, एक फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो रिलेटिव वो होता है परमिएबिलिटी, वो लेस देन 1 होता है। पैरामैग्नेटिक का 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होता है। और फेरोमैग्नेटिक का 1 से बहुत बड़ा होता है, 1000, 2000, 10,000 ऐसे होता है। किसका? रिलेटिव परमिएबिलिटी, याद रखना। और इनके एग्जाम्पल याद करना आपका धर्म है। अगर पेपर में पूछ लिया और आप नहीं करके आए तो गुनहगार आप लोग होंगे, हम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो बताया था। तो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए कि कौन सा मटेरियल किस कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, कॉपर हो गया, वोटर हो गया, ये सब क्या शो करते हैं बेटा? डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन? डायमैग्नेटिक। एल्यूमिनियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब कौन शो करता है बेटा? आपके पास पैरामैग्नेटिक शो करते हैं। और आपके पास आयरन, कोबाल्ट, निकल और उनके एलॉयज क्या शो करते हैं बेटा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस की पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती क्या है आखिर, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं बेटा। आ जाओ जी। तो बेटा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज है वो समझ लीजिए। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा? अगर आप मैग्नेट के पास डायमैग्नेटिक को रखोगे तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, पोल्स के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे जैसे दूर जाएंगे वो वीक मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेट की फील्ड की तरफ मूव करता है, यानी कि मैग्नेट से रिपेल होता है एक तरीके से, क्योंकि मैग्नेट के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, दूर जाओगे तो हल्का होता जाएगा। तो वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ क्या होता है बेटा? मूव करता है। कौन? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैं बोल सकता हूं मैग्नेट से रिपेल होते हैं। कौन? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। खत्म। अगला पॉइंट, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है ना बेटा, उसके अंदर जो बीएम होता है, बीएम का मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं होता यहां पे, तो यहां पर भी कितना फील्ड था? बी नोट था। पर अब डायमैग्नेटिक होने की वजह से बी नोट इधर है, बीएम इधर है, तो पहले से कुछ कम हो गया कि नहीं हो गया? तो पहले अगर इक्वल स्पेस लाइन थी तो हर जगह बी नोट था, पर इसके रखने की वजह से यहां पर नेट कितना हुआ? बी नोट माइनस बीएम, तो यानी कि यहां पे कुछ कम हो गया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, लाइन दूर दूर होनी चाहिए। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय क्या? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस।
क्योंकि भैया जहां पर ये डायमेग्नेटिक सब्सटेंस है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल से भी कम है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इंडक्शन हो रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नोड माइनस बी एम। तो इस तरफ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा, बी नोड माइनस बी एम। तो बेटा बी नोड से तो कम ही हो गया ना, तो यहां पर बी नोड है, यहां पर बी नोड, तो यहां पर तो कम है ना बी नोड से, तो लाइन दूर दूर होगी, क्योंकि दूर दूर होंगी तभी तो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। यस मजा आ गया। अगला देख, अगर अभी बताया कि बी नोड, अगर हम इसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बेटा, तो ये बीएम क्या है, यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आता है। अगला डायमैग्नेटिक की कहानी पहले पूरी करते हैं। अगली कहानी डायमैग्नेटिक की क्या है बेटा, डायमैग्नेटिक का जो म्यू आर है वो 0 से 1 के बीच में होता है। मैंने बोला लेस देन 1, तो 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो अगर ये 0 से लेके 1 है तो याद कर म्यू आर था 1 प्लस काई एम, तो काई एम किसके बराबर आ गया, म्यू आर माइनस 1। तो इस वैल्यू में से 1 घटा दोगे तो 0 में से 1 घटाओगे तो -1 आएगा, 1 में से 1 घटाओगे तो 0 आएगा। तो -1 से 0 के बीच में वैल्यू आ गई किसकी, काई एम की। ये चीजें पता होनी चाहिए, डायरेक्ट सवाल यूं पूछ लेगा, फिर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हें लगेगा क्यों नहीं पढ़ा मैंने, मैं 1.5 घंटे में इतना कुछ कर सकता था। आगे आजा, अगर हम एक मैग्नेटिक, मान लो ये मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट है आपके पास, ये मैग्नेट को धागे से लटका दूं और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ साउथ के परपेंडिकुलरली अपने आप को क्या कर लेगा, अलाइन कर लेगा। तो जो मैग्नेट की एक्सिस होती है वो क्या होगी, अपने आप को अलाइन कर लेगी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ते हैं बेटा, जो काईएम है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो ससेप्टेबिलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। डायरेक्ट सवाल बन सकता है छोटा छोटा। आगे देखते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक की बात करो तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तक के जाते हैं, यानी कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। तो वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, मैग्नेट के पास वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि जब ये मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका जो बीएम है वो भी कहां होता है, सेम डायरेक्शन में होता है जहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यानी कि इस जगह पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बीएम प्लस बी नोट, तो ज्यादा हुआ ना बी नोट से, तो ज्यादा हुआ तो लाइन पास पास आ गई। तो यानी कि जब भी मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसका अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो जहां पर वो मटेरियल प्रेजेंट है वहां पर लाइंस क्या होंगी, पास पास होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा सर, आगे पैरामैग्नेटिक में आगे बढ़े तो पैरामैग्नेटिक में अभी अभी हमने आपको बताया, पैरामैग्नेटिक में हमने अभी आपको अभी बताया क्या कि जो म्यू आर है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 से थोड़ा सा बड़ा। तो जो काईएम है बेटा वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा है, काईएम क्या होगा, म्यू आर -1। तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 1.1 में से 1 घटाओगे तो 0.1 आ जाएगा, 1.2 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 0.2 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो है 0 से लेके 1 के बीच में क्या करता है, वेरी करता है। 0 से लेके 1 के बीच में क्या करता है बेटा, काईएम वेरी करता है। अगली प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक, अगर मान लो पैरामैग्नेटिक की रोड है, ये रोड जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से मिलकर बनी है, उसको मैग्नेट के बीच में रख दिया तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ही अपने आप को क्या कर लेगी, अलाइन कर लेगी। पहले वाला क्या था, परपेंडिकुलर अलाइन हो रहा था, अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में ही अलाइन कर लेती है अपने आप को। आगे बेटा, जो आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है बेटा वो क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो काई एम है यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ससेप्टेबिलिटी कम होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो जो ससेप्टेबिलिटी क्या था, कितना इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है। तो अब क्या है, अगर काईएम क्या है, कम है, यानी कि क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो कम होने की वजह का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है, वो जो मटेरियल है वो अब इजीली मैग्नेटाइज नहीं हो रहा, यानी कि मैग्नेटाइजिंग जो प्रॉपर्टी है उसकी वो क्या हो रही है, कम हो रही है। जो मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है उसकी, मैग्नेटाइज होने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कम हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने पर। किसकी, पैरामैग्नेटिक की। कुछ ग्राफ ऐसा सा होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा फेरोमैग्नेटिक की। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेट के से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे पैरामैग्नेटिक होते हैं वैसे ही फेरोमैग्नेटिक होते हैं, पर फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स है बहुत हाई होता है। अगर मैं बात करूं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा पास पास है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो बीएम है बेटा वो बहुत ज्यादा होता है, जो बीएम जो अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो यानी कि जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वो बीएम प्लस बी नोड है, और बीएम बहुत ज्यादा है तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो लाइन बहुत पास पास आ गई।
इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है बेटा, जहां पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा होता है वहां पे बहुत पास पास होती है, अट्रैक्ट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर बहुत ज्यादा होता है, तो काईएम भी बहुत ज्यादा होगा, उसमें से एक घट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1000 में से एक घटा तो 999 बचेगा, वो भी बहुत ज्यादा ही है। 10,000 में से एक घटा दोगे, क्योंकि म्यू आर में से एक घटाते काईएम आ जाते हैं, तो 10,000 में से एक घटा भी जब 9,999 बचेगा, वो भी एक से तो बहुत ज्यादा है। तो म्यू आर और काईएम दोनों 1 से बहुत ज्यादा होते हैं। अगेन सेम प्रॉपर्टी है बेटा, अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट्स के बीच में रख दोगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ही क्या कर लेंगे, अपने को अलाइन कर लेंगे और बहुत जल्दी अलाइन कर लेगा, क्योंकि ये तो बहुत वीकली अट्रैक्ट होते हैं पर ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में तुरंत अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद बेटा आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी जो होती है बेटा, जो काई एम है किसका बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, वो होता है C अपॉन टी माइनस टी सी। C अपॉन टी माइनस टी सी। सी क्या है बेटा, क्यूरीज कांस्टेंट होता है, टीसी क्या है बेटा, क्यूरी टेम्परेचर होता है। ये बोला जाता है कि क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर, मान लो कोई टेम्परेचर उसको बोले क्यूरी टेम्परेचर, वो हर एक मेटल के अलग अलग होगा, तो क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर करते ही जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रही हो तो मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी कम हो रही है, कम होते 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 किसके रेंज में लाई करेगी, पैरामैग्नेटिक की रेंज में लाई करेगी। पैरामैग्नेट को भी और कम कर जाओगे, कम कर जाओगे, कम कर, बहुत कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, बहुत ज्यादा वीक मैग्नेट बन जाएंगे वो। क्या मेरी बात क्लियर है? ये दो जो स्लाइड है ना, जिसके अंदर ये कितने पॉइंट लिखे, हर एक मैग्नेट के लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट है। 18 पॉइंटों पे से कुछ भी सवाल बन सकता है और तुम्हें दिखा दूंगा कि कितने सवाल बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये जो चीजें हैं वो सेम चीजें जो मैंने अपने हाथ से लिखी है वो आपके लिए थ्योरेटिकल है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आपकी इच्छा है ना, सेम चीजें बस आपको पढ़ लेना है अगर चाहो तो। अब जो नई चीजें वो पढ़ाता हूं आपको, अब आता है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस क्या होता है बेटा, ये सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए डिफाइंड होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अभी क्या बताया कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां लगा रहा हूं बेटा, तो उसके अंदर फील्ड भी यहीं डेवलप होगा। तो जैसे जैसे मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ाई, याद कर एच किसके बराबर था, बी नॉट बाय म्यू नॉट। तो जैसे जैसे मैं एच को बढ़ा रहा हूं पर्टिकुलर दिशा में, मान लो इस दिशा में बढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं बी को बढ़ा रहा हूं, एच वेक्टर को बढ़ाने का मतलब है बी वेक्टर को बढ़ाना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता गया तो मैग्नेट जो है वो ज्यादा मैग्नेटाइज होता गया, तो उसके अंदर जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, जो बी नेट है, वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब एक टाइम पर आके मैंने यहां तक क्या कर दिया, एच लगाया, तो इतना बी बढ़ चुका है। अब मैं एच को वापस कम कर रहा हूं तो बी भी कम होता जाएगा। लेकिन मैंने ये पाया कि जब मैंने एच को जीरो कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, लेकिन फिर भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड था वो जीरो नहीं हुआ। सोच, पहले दोनों में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फेरोमैग्नेटिक भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फेरोमैग्नेटिक का खुद का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब मैंने थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वो इंड्यूस हुआ, ज्यादा लगाया और ज्यादा इंड्यूस हुआ, और ज्यादा लगाया और ज्यादा इंड्यूस हुआ। मान लो एक टाइम तक मैंने बहुत मैक्सिमम कर दी वैल्यू किसकी, बी नोड की, तो मैक्सिमम जितना मैग्नेटाइज होना चाहिए हो चुका है वो मैग्नेट। अब मैं बी नोड को कम करता जा रहा हूं, तो मैग्नेट के अंदर जो इंडक्शन है वो भी कम होना चाहिए, होता भी है, देख कम हो रहा है बी की वैल्यू, देख वाई एक्सिस में वैल्यू कम हो रही है कि नहीं हो रही है। पर देखा ये कि एक्सटर्नल को कम करते 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 जीरो भी कर दिया, लेकिन अभी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या बचा हुआ है, बी एम बचा हुआ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस वाला बचा हुआ है। इसे बोलते हैं बेटा बी आर, यानी कि बी जो क्या कर गया, रिटेन कर गया, क्या बोल कर गया, रिटेन कर गया, कि जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पहले मैग्नेटाइज किया, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया एक्सटर्नल वाला, तब भी वो मैग्नेटाइज्ड है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बचा हुआ है एच जीरो होने पर भी, उसे क्या बोलते हैं बेटा, आपके पास रिटेंटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिटेंटिविटी। देखो ध्यान से, ओनली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शोज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन। व्हेन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि बाहर वाला जो फील्ड है वो बढ़ाया अक्रॉस द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल आल्सो इंक्रीज। अभी बताया कि हम बढ़ाते गए वो भी बढ़ता गया, हम बढ़ाते गए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता गया, हम और बढ़ाया और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, फिर हमने मैक्सिमम तक ले जाके ये इंड्यूस भी मैक्सिमम हो गया। अब मैं बाहर वाले को कम कर रहा हूं तो अंदर वाला भी थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन देखा ये जब बाहर वाले को बिल्कुल जीरो कर दिया तो अंदर वाला अभी भी क्या है, बचा हुआ है। तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर का जीरो हो गया इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद भी जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, वही क्या है आपके पास, वो आपके पास जो बचा हुआ है, जब एच जीरो कर दिया यानी कि बाहर का मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, उसके बाद भी जो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, उसे क्या बोल दिया हमने, रिटेंटिविटी।
तो देखो ध्यान से, देयर इज सम रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल नोन एज रिटेंटिविटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद कर लो, अपनी नसों और खून में बसा लो भाई साहब, रिटेंटिविटी। अब इस तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ है H0, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के बाद भी। तो मैंने क्या किया, इसको खत्म करने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां लगाया, ताकि जो नया मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो वो इधर हो। तो देखो, जब मैं नेट में बाहर का मैग्नेटिक फील्ड इधर लगा रहा हूं, इंड्यूस इधर है, तो नेट क्या है, अंदर कम होता जाएगा। मैं बढ़ाता गया अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो जो अंदर नेट है वो कम होता गया। एक समय आया कि इतना H कर दिया मैंने अपोजिट डायरेक्शन में, H मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो बाहर का फील्ड है, यानी कि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है आपके पास, वो इतना कर दिया, जब क्या है बेटा, ये क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया। क्या, अंदर का नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, कोरिएसिविटी। क्या बोलते हैं, कोरिएसिविटी। तो सुनिएगा ध्यान से, टू रिमूव दिस रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अगेन अप्लाइड बट अपॉन इन अपोजिट डायरेक्शन till net magnetic field inside the metal is zero. This magnetizing field required to destroy residual magnetic field is known as coercivity. कि जो बाहर की तरफ से जो H बढ़ाए जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वो कितना मैक्सिमम करना पड़ेगा जिससे कि नेट अंदर वाला क्या हो जाए, जीरो, क्योंकि जो बचा हुआ था उसको जीरो करना है ना, तो जीरो करने के लिए जितना लगाना पड़ा वो क्या है आपके पास, कोरिएसिविटी। तो ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अब क्या है, जब अपोजिट डायरेक्शन वाले में और बढ़ाया, तो अब जो बी इंड्यूस है वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लग गया। तो बी इंड्यूस देखो पीछे की तरफ, जो बी नेट है वो नीचे की मतलब नेगेटिव में आया। वो बढ़ते 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 जितना ज्यादा और बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड, एक टाइम पे तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाला और इंड्यूस जो बचा हुआ था रेजिडुअल वाला, रिटेंटिविटी वाला, वो जीरो हो गया। अब मैं और बढ़ा रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो नया इंडक्शन कहां होगा, इस तरफ होगा। इस तरफ होगा तो यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन। देखो ध्यान से, ये बढ़ाता गया। एक टाइम पर आके मैंने यहां तक क्या किया, उसको H को बढ़ाता गया था। कहां तक, H को सिर्फ यहां तक बढ़ाया था, अपोजिट डायरेक्शन में यहां तक। तो अब वापिस, अब क्योंकि नेट इंड्यूस कहां हो चुका है, इधर हो चुका है। अब मुझे इसको जीरो करना है, मुझे मजा आ रहा है, अब मुझे इसको जीरो करना है, तो मुझे नेट कहां लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा। अब मैंने अपना क्या किया, यानी कि या फिर मैं इधर वाले को थोड़ा कम करना शुरू कर दूं, कम करते 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 जब मैंने इसको जीरो कर दिया, किसको बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको कम करते 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 जीरो कर दिया, तभी भी देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बचा हुआ है, यानी कि ये भी क्या है, रिटेंटिविटी है आपके पास। उसके बाद इसको जीरो करने के लिए, जो इस तरफ था मैग्नेटिक, इसको जीरो करने के लिए और इस तरफ बढ़ाए जा रहा हूं, बढ़ाते 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 ये क्या हो गया, कोरिएसिविटी हो गया। इस तरीके से क्या होता है बेटा, इसे ही क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व बोला जाता है। आगे देखिए, कॉज ऑफ हिस्टेरेसिस, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया बेटा, तो जो डोमेन्स होते हैं, एक्चुअली क्या होता है बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर ना बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्यों ऐसे प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जैसे बहुत सारे मटेरियल हैं, वो पोलर मटेरियल होते हैं, पोलर यानी कि जिनके अंदर छोटे छोटे डाइपोल बने हुए हैं। और ये छोटे छोटे डाइपोल आपस में दोस्ती करके क्या बना लेते हैं बेटा, ये डाइपोल क्या बना लेते हैं बेटा आपके पास, ये डोमेन्स, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन्स। डोमेन्स मतलब ग्रुप ऑफ क्या, ये डाइपोल्स, ग्रुप ऑफ छोटे छोटे डाइपोल जो कि सेम डायरेक्शन में है, इनका ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन। जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जब इसको क्या करा जाता है बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मान लो इस डायरेक्शन में रखा गया, तो सारे के सारे जो ये क्या बोलते हैं, डाइपोल है, आपको याद होगा डाइपोल मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक डाइपोल है, तो किस डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। तो सारे के सारे डोमेन्स क्या है बेटा आपके पास, इस डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो भी किधर आ गया बेटा, एक्सटर्नल के डायरेक्शन में आ गया। ये कारण होता है बेटा किसके अंदर, फेरोमैग्नेटिक के अंदर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। तो याद रखना, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट में चीज बता देता हूं, फेरोमैग्नेटिक के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है वो क्यों आती है, डोमेन्स के अरेंज होने के कारण। डोमेन्स मतलब इनके ग्रुप के जो छोटे छोटे डाइपोल, उनके ग्रुप बन गए, वो आपस में अब क्या हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। पैरामैग्नेटिक में भी ऐसे डाइपोल्स होते हैं, पर वो ग्रुप में नहीं होते, वो इंडिविजुअल होते हैं, वो डोमेन्स में नहीं होते। तो वो क्या है, बहुत सारे इंडिविजुअल डाइपोल है, वो ग्रुप में नहीं है ऑलरेडी। तो वहां पर भी सेम इसी रीजन से आता है, पर वहां पे डोमेन नहीं है, वहां पर इंडिविजुअल डाइपोल है। और जो डायमैग्नेटिक होता है बेटा, वो स्पिन की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है बेटा, वो प्रॉपर्टी स्पिन की वजह से आती है। क्यों, क्योंकि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो मटेरियल शो करते हैं जनरली जिन मटेरियल के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कुछ कौन कौन से रूल्स होते हैं मैं तो खुद भूल गया, लेकिन इसमें अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है, तो उसी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण करंट ऐसे है, तो एक के कारण करंट ऐसे है।
तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपना अपना अलग अलग डायरेक्शन में है। करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बेटा, तो मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो जिस इलेक्ट्रॉन का खुद का मैग्नेटिक फील्ड अंदर था और बाहर से भी अंदर लग रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए तो बढ़ गया। और जिस इलेक्ट्रॉन का नेट मैग्नेटिक फील्ड बाहर था और एक्सटर्नल अंदर है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड घट गया। तो जो इलेक्ट्रॉन की घूमने की रफ्तार है v, वो क्या होता है q इंटू वी क्रॉस बी। तो जब b दोनों के लिए अलग अलग है तो दोनों की घूमने की रफ्तार अलग अलग होगी, दोनों की घूमने की रफ्तार अलग अलग होगी तो दोनों का i अलग अलग होगा, दोनों का i अलग अलग होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक की वजह से आएगा, मतलब दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस आ जाएगा। पहले कैंसिल आउट हो रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या है, कैंसिल आउट नहीं होंगे, एक का बड़ा होगा एक का छोटा होगा, तो इसका बड़ा होगा उस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो बस याद क्या रखना है, डायमैग्नेटिक में स्पिन्स के कारण होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटाइजेशन होता है। पैरामैग्नेटिक में डाइपोल्स के कारण होता है, पोलराइजेशन डाइपोल के कारण होता है। और फेरोमैग्नेटिक के अंदर डोमेन्स के कारण होता है। ठीक है, तो यहां पर बोला कि जब हमने रिमूव कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सम डोमेन्स, जो डोमेन्स थे कुछ ऑलरेडी वहीं अलाइन रह गए जहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था। तो सोचो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, सारे डोमेन इस तरफ हो गए, अब मैं उसको जीरो करता हूं, सारे डोमेन ऐसे रीअरेंज होते आ रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, पर बहुत सारे डोमेन्स उसी डायरेक्शन में रह गए। तो जो डोमेन्स केवल उस डायरेक्शन में रह गए तो उनके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड उधर ही रहेगा। तो इसलिए जो बचा कुछ मैग्नेटिक फील्ड है वो किस लिए आया, क्योंकि कुछ डोमेन उसी डायरेक्शन में रह गए थे। इसलिए कॉज ये है आपके पास रिटेंटिविटी और मैग्नेट, आपके पास कोरेसिविटी मैंने आपको बता दिया है बेटा, है ना। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है बी आर, वो क्या होता है आपके पास, कुल मिला के बी आर क्या होता है आपके पास, रिटेंटिविटी। और जो ये लाइन थी आपके पास एच वाली, एच में कितना लगाया अपोजिट डायरेक्शन में कि जीरो हो जाए क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है बेटा आपके पास, कोरिएसिविटी। तो कोरिएसिविटी एच है एक तरीके से, क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, और रिटेंटिविटी एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ही है। तो अगर आपको यूनिट पूछ ली जाए तो कुछ आ जाओ जी। हिस्टैरिसीस लॉस की बात करें तो जितना ज्यादा इस कर्व का एरिया होगा, देखो ध्यान से, जितना ज्यादा इस अजगर का पेट होगा, जितना ज्यादा इस अजगर का पेट होगा, ये अजगर का जो भी है पेट है, ये जितना मोटा होगा, जितना ये एरिया कवर करेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस होंगे उसके अंदर। और जितना कम, ये जितना पतला सा ग्राफ होगा उतना कम लॉस होगा। तो हिस्टैरिसीस लॉसेस कैसे बोले गए बेटा, हिस्टैरिसीस लॉसेस बोलेगा द एरिया ऑफ द हिस्टैरिसीस लूप। जो एरिया है बेटा वो क्या डिनोट करता है, एनर्जी लॉस, कितना एनर्जी लॉस हुआ एक साइकिल में, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी कितना लॉस हुआ अपॉन में टाइम, कितना टाइम लगा लॉस होने में, और कितना वॉल्यूम है उस पूरे सब्सटेंस का, वो क्या डिनोट करेगा, उसका एरिया, स्ट्रेस का एरिया, ये चीज डिनोट करेगा। तो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग होती है। वर्क डन निकालना हो पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाला वही सेम लाइन है बेटा। द टोटल लॉस इन द एनर्जी, अगर मेरे को खाली एनर्जी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, हिस्टेरिसिस का जो एरिया है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम से, मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा किससे, वॉल्यूम से। तो देख, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, एरिया से मल्टीप्लाई किया, और आपके पास क्या हो गया, हिस्टेरिसिस का एरिया, उस मटेरियल का वॉल्यूम इनटू टाइम, कितना टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी के कितने समय में कितनी, मान लो 1 सेकंड में 10 साइकिल हो रही है, तो यहां पर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, टाइम 1 सेकंड था तो वो 1 सेकंड में 10 साइकिल हो गई, 10 बार लॉस हुआ, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी साइकिल्स कवर हो रही है उसके अंदर 1 सेकंड के अंदर, दैट विल बी योर फॉर्मूला। तो क्या लॉस होगा बेटा, लॉस निकालने के लिए कर्व का एरिया मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, मल्टीप्लाई बाय टाइम, कितने टाइम के लिए बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, कितनी साइकिल्स हो रही है 1 सेकंड में, तो ये एनर्जी आएगी जूल में। और अगर आपको क्या करना है बेटा, जूल को कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है क्या, बच्चे को पता है 1 जूल किसके बराबर होता है, सॉरी 1 कैलोरी किसके बराबर होता है बेटा, आपके पास 4.2 जूल के बराबर होता है आपके पास। तो 1 जूल आ जाएगा बेटा आपके पास 1/4.2 कैलोरी। तो अगर मुझे इसी जूल वाली क्वांटिटी को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से डिवाइड कर देना, आपके पास सारे आंसर आ जाएंगे। मजा ही मजा, मजे ही मजे, काम को काम, मजो को मजो, आ जाओ जी। तो ये आपका कुछ कुछ पार्ट हो गया है। सॉफ्ट मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा, लो रिटेंटिविटी होती है, लो कोरिएसिविटी, यानी कि जैसे ही उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बचता है वो ना के बराबर होता है, बहुत लो रिटेंटिविटी होती है। सॉफ्ट मैग्नेट इसे बोलते हैं। हार्ड मैग्नेट वो होते हैं जिनके अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया और जब हटा दिया तो उसके अंदर जो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए परमानेंट मैग्नेट टाइप्स काम आ जाते हैं आपके पास। तो सूटेबल है किसके लिए बेटा, परमानेंट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या होता है कि ऐसे मैग्नेट बनाना कि जो मैं एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड हटा भी दूं तब भी मैग्नेट की तरह ही काम करे, क्योंकि उनके अंदर खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन सॉफ्ट मैग्नेट क्या होंगे बेटा आपके पास, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम आते हैं। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तब मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे और खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी हटेगी तो रेजिडुअल रिटेंटिविटी कम होने के कारण, रिटेंटिविटी क्या होगी बेटा, कम होगी। रिटेंटिविटी कम होने के कारण बेटा क्या है, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड
मर जाएगा जैसे ही आप बाहर का हटाते हो, तो या बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम ही ये होता है बेटा कि जब जब करंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, तब तक मैग्नेट की तरह काम करे, बाकी ना करे। मजा ही मजा। सॉफ्ट मैग्नेट के लिए जो एरिया होता है, जो कर्व होता है, थोड़ा थिन होता है, और हार्ड मैग्नेट के लिए जो कर्व होता है बेटा थोड़ा थिक होता है, क्योंकि इसके लिए बी आर को ज्यादा रखना है, इसके लिए बी आर को कम रखना है, और इसको रिटेंटिविटी और कोरियोसिटी को कम रखना है, इसके लिए रिटेंटिविटी और कोरियोसिटी को हाई रखना है, किसके लिए, हार्ड मैग्नेट के लिए। तो इसलिए इसका कर्व ऐसा बन रहा है। ठीक है बेटा, लॉजिकल बुद्धि है, सिंपल बात। आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल जेई मेंस के धुआं धुआं तुम खुद कर लोगे। आज सवाल तुम ज्यादा करोगे क्योंकि थ्योरेटिकल ज्यादा सब चैप्टर है, ये ज्यादा लंबा मैं करूंगा इस रिकॉर्डिंग को, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा टाइम भी नहीं लिया। देखो ध्यान से, इसने बोला कि वाई एक्सिस पे अगर मैं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जाए और एक्स एक्सिस पे फील्ड लिया जाए तो आपकी जो क्या बोलते हैं ग्राफ कैसा शो होगा, पहली बात। फिर वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग वायर है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बी ऑप्शन को चेक करूं, बी ऑप्शन को चेक करूं बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग वायर फ्रॉम एक्स वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द वायर। तो बताइए दोस्तों भाइयों, इसका एक बात और देखनी पड़ेगी कि ये वायर कैसी है आपके पास, एक्स, अच्छा रेडियस ऑफ द वायर, यानी कि एक वायर आपके पास जो है वो है, जो वायर आपके पास सॉलिड वायर बोलेगा, जो एक्चुअल में सॉलिड वायर होती है। तो यानी कि आपके पास एक वायर है ऐसे, तो इसमें करंट ऐसे जाता था। तो याद करो, जब आर लेस देन आर होता था तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर होता था, यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन कर्व होता था। और जब आर ग्रेटर देन आर होता था, यानी कि बाहर के पॉइंट के लिए बात करते थे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता था बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r के प्रोपोर्शनल होता था। इसका मतलब कर्व याद करो कुछ ऐसा होता था, पहले स्ट्रेट लाइन फिर ऐसा। तो ऐसा तो कोई कर्व दिखाई नहीं दे रहा भाई साहब, तो इसका तो आंसर कोई मैच नहीं होना चाहिए कुल मिला के। तो फिर तो ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, इसमें कर्व में कुछ गड़बड़ है भाई साहब, पहले बता रहा हूं। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं और देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग वायर, एक्स इज ग्रेटर देन, अच्छा एक्स इज लेस देन ए की बात कर रहे हैं ना, केवल लेस देन ए के लिए तो भाई साहब हमें पता है स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, तो ऑब्वियसली बी का तो आ गया पहला वाला। ओ हो एक्स इज लेस देन ए, अंदर अंदर की बात कर रहे हैं, यानी कि ये वाला। ग्रेटर देन ए के लिए बेटा 1/r पे डिपेंड करता है, तो आपके पास ये हो गया है जी। ओके, तो ये सी का हो गया फोर्थ वाला, मजा ही आ गया, मजे ही मजे। वाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड है, एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है। याद कर, सोलेनोइड के अंदर जो डिस्टेंस है सेंटर से बेटा, वो तो अंदर तो कांस्टेंट होता है म्यू नॉट एन आई, तो इसके लिए बेटा डी के लिए हो गया थर्ड वाला। अब ऑप्शन चेक कर ले भाई साहब, डी के लिए थर्ड वाला हो गया है ना जी। तो देखते हैं बेटा ध्यान से क्या आ गया बेटा, बेटा 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 बी का ऑप्शन आएगा, सॉरी बी का आना चाहिए फर्स्ट, बी का फर्स्ट, तो ये दोनों तो गलत हो गए, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट सही है। सी का फोर्थ आ रहा है, तो सी का फोर्थ, सी का थर्ड, तो सी का फोर्थ वाला सही है। तो मेरे हिसाब से तो ए ऑप्शन सही है जी। ए ऑप्शन नहीं, बी का, सी का फोर्थ है और डी का थर्ड है। यहां पर कुछ तो गड़बड़ है दोस्त, डी का थर्ड, डी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। अच्छा एच पे कम हो जाता है ना, एच पे आधा हो जाता है, तो डी का सेकंड ही आएगा बेटा, एच के लिए तो आधा ही होगा ना बेटा, ये तो सेकंड आएगा, डी का सेकंड आ गया, तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है जी। डी का सेकंड वाला सही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, खत्म कहानी, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए बालक, नेक्स्ट देखिए बालक, मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैंने बोलता जो प्रॉपर्टीज मैंने सिखाई हैं उसके ऊपर डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा। क्या कि एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से अलाइन कर लेता है खुद को डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यस ये तो सही है। अट्रैक्ट स्ट्रांगली टुवर्ड, स्ट्रांगली नहीं है, वीकली करता है, तो ये गलत है, स्ट्रांगली नहीं है, स्ट्रांगली नहीं होता, वीकली होता है। अट्रैक्ट तो करता है पर वीकली करता है। ससेप्टेबिलिटी मोर देन जीरो, ससेप्टेबिलिटी उसकी जो म्यू आर होता था बेटा, याद करो वो आपके पास 1 से बड़ा होता था, और जो ससेप्टेबिलिटी होती है बेटा वो 0 से बड़ी और 1 से कम होती है, ये होता था। तो देखो क्या है, ससेप्टेबिलिटी लिटिल मोर देन 0, यस बिल्कुल सही बात है। मूव अ रीजन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेट से दूर जा रहे हैं, नहीं भाई सब गलत हो गया। तो ए और सी सही है, तो डी ऑप्शन मेरे हिसाब से आंसर सही है। दादा ने बोला डी, तो डी ही होना चाहिए। कोरिएसिविटी, कोरिएसिविटी ऑफ द मैग्नेट इज इतना, कोरिएसिविटी कितना था बेटा, एच सी, एच था एक तरीके से मैग्नेटाइजिंग फोर्स था, वो किसके बराबर है बेटा, 5 × 10⁻3। द अमाउंट ऑफ द करंट रिक्वायर्ड इन द सोलेनोइड टू पास ऑफ द लेंथ, सोलेनोइड की लेंथ कितनी है बेटा, वो है 30 सेंटीमीटर, तो इसको लिख सकता हूं मैं बेटा 3/10 मीटर। ठीक है बेटा, 30/100 मीटर, 100 मीटर हो जाएगा ना, तो ये हो गया। अब बोला टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन जो है वो 150 है, 150। तो बताओ स्मॉल एन किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल एन आ जाएगा सर जी, कैपिटल एन 150 बटे में लेंथ 3/10। तो आंसर आ गया बेटा, ये आ गया यहां से 50, तो 500 टर्न, 500 आ गया टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
टर्न्स पर मीटर। अच्छा, अब बोला मैग्नेट गेट डीमैग्नेटाइज्ड व्हेन इनसाइड द इन द सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना करना है बेटा, जी मतलब क्या करना है, जीरो करना है। सो दैट द मैग्नेट गेट डीमैग्नेटाइज्ड व्हेन द सोलेनोइड इज जीरो। एच सी की वैल्यू इतनी है, एच सी का फॉर्मूला किसके बराबर था, बी नॉट बाय म्यू नॉट, या फिर बी बाय म्यू लिख सकते हैं। तो बताइए ध्यान से, अगर मैं एच सी रखूं तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटा सोलेनोइड के, वो होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। और नीचे क्या है बेटा, म्यू नॉट ऑलरेडी है, क्योंकि सोलेनोइड के अंदर कोई मटेरियल प्रेजेंट ही नहीं है, तो जो मटेरियल है वो एयर या वैक्यूम ही है, तो म्यू की जगह भी म्यू नॉट ही लिखेंगे। म्यू क्या है, सोलेनोइड के अंदर जो मटेरियल है उसका म्यू, मीडियम का म्यू। तो मीडियम कौन है यहाँ पर, सोलेनोइड के अंदर का मीडियम, वो तो एयर ही है, वैक्यूम ही है, तो म्यू नॉट लेंगे। म्यू नॉट से म्यू नॉट की हत्या हो गई, देखते रहे सामने आंसर आ गया। एच सी की वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर 3, एन की वैल्यू है बेटा 500 और आई की वैल्यू बेटा आई, तो यहां से आई निकल के आ गया बेटा 10 एम्पियर। खत्म कहानी, दादा ने बोला 10 तो 10 एम्पियर आंसर आ गया। क्लियर है, बोल भाई साहब, खत्म। आगे बढ़ते हैं बेटा। ए स्ट्रेट मैग्नेटिक स्ट्रिप हैज मैग्नेटिक मूवमेंट इतना, एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है। ले भाई, एक स्ट्रेट मैग्नेटिक स्ट्रिप है, तो मान लो इसकी लेंथ कितनी है, 2L है, इसका प्लस एम है और ये माइनस एम है। ओ हो आहा, चलो एल ले लेते हैं बस, एल, ये प्लस एम है, ये माइनस एम है, ठीक है जी। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो किसके बराबर होगा सर, वो होगा पोल स्ट्रेंथ इंटू इनके बीच की दूरी एल। सही बात है, और वो किसके बराबर देखा बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट 44। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आता है सर जी, आपने बहुत मजे बांध दिए। अब अगर मैं इसको सेमी सर्कुलर शेप में ले आऊं, तो सेमी सर्कुलर शेप में ऐसे आ गया, तो बेटा ये वाला पोल माइनस प्लस एम था और ये वाला माइनस एम है। अब इनके बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, 2r हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 2r। तो बताओ अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा बेटा, पोल स्ट्रेंथ तो उतनी ही रहेगी, और अब लेंथ कितनी होगी बेटा इनके बीच की, 2r। अब मुझे बस क्या निकालना है, r और l में रिलेशन निकालना है। क्या ये l जो है इसी से बनी है, तो ये लेंथ कितनी है बेटा, पाई इंटू आर। ये पूरी लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर का आधा ही तो होता है, और वो किसके बराबर है बेटा, l के बराबर है। तो मैं r को लिख सकता हूं बेटा l अपॉन पाई, l अपॉन पाई। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल बात समझ में आई। तो जो m डैश आ गया वो आ गया बेटा आपके पास m इंटू 2 इंटू आर को लिख दिया बेटा मैंने l अपॉन पाई। बहुत मौज बांधी सर। m इंटू एल है सर 44 के बराबर, तो ये आ गया m डैश जो निकल के आ गया बेटा, वो आ गया 88। 44 तो आ गया m इंटू एल और 2, और पाई किसके बराबर बेटा, 22/7। तो ये 2 से 4 से कट गया, 7 चौक 28। मेरे हिसाब से 28 आंसर आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन सारी सही है तो 28 आंसर इसका सही होगा। थोड़ा बेटा माइंड में मैं जल्दी में करता हूँ, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, पर कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया चमकदार है, एकदम बढ़िया सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द टू क्लोजली बाउंड सर्कुलर इक्वल, मैग्नेटिक मूवमेंट है, क्लोजली बाउंड है मैग्नेटिक। इतना टाइम नहीं है भाई कि हम क्वेश्चन को सही करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो सकती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। द करंट रिक्वायर्ड टू पास थ्रू ए सोलेनोइड 15 सेंटीमीटर लेंथ है, 60 टर्न्स है, इन ऑर्डर टू डीमैग्नेटाइज अ बार मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ इतना इतना इतना। तो ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच दे दिया, तो एच की वैल्यू किसके बराबर गई, 2.4 इंटू 10 की पावर 3, और यही किसके बराबर होगा बेटा आपके पास, बी नोट बाई म्यू नोट के बराबर होगा, तो या फिर बी बाई म्यू के बराबर होगा। बी मतलब अंदर का मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू, तो 2.4 इंटू 10 की पावर 3, बी आ गया म्यू नोट इंटू एन इंटू आई, और मैग्नेट के अंदर, सॉलिड के अंदर मटेरियल क्या है, एयर या वैक्यूम में कुछ भी नहीं रखा, तो वो भी कितना होगा, म्यू नोट आ जाएगा। म्यू नोट से म्यू नोट कट गया, एन इंटू आई आ गया। अब एन किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 60 और लेंथ है बेटा 15/100। गलती से भी 15 मत पुट करना, 15/100 मीटर में पुट करना होता है। तो ये आ गया 6000/15, तो ये आ गया आपके पास 400। तो स्मॉल एन की वैल्यू 400 आ गई, ये आ गया। आई की वैल्यू आपको कदमों में ऐसे मच्छर की तरह गिर जाएगी, ऑल आउट, जैसे ऑल आउट में मच्छर मरता है ना, ऐसे ऐसे आपके पास आंसर आएगा। ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक इंक्रीज, ये सब चीजें बताई हुई है। ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो रही होती है पैरामैग्नेटिक की, सब कुछ बताया हुआ है, कर लेना। HW दे रहा हूं बेटा, HW। सब लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे बेटा इसको। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। एक बार मैग्नेट है हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट इतना, मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया, प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना, अलोंग द, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है।
अब बोला गया यानी कि थीटा इनके बीच में कितना है बेटा 0 डिग्री है। द वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट स्लोली थ्रू 60 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब मुझे फाइनली क्या करना है, बी को इधर लेके जाना है और एम को इधर लेके जाना है। इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। आपको पता होना चाहिए बेटा जो आपके पास यू इनिशियल आएगा वो आएगा माइनस में एम डॉट बी। तो एम तो एम आ गया, बी आ गया, कॉस 0 आ गया, कॉस 0 तो 1 ही होता है, तो माइनस एम बी आ गया। सही बात है सर। जो यू फाइनल आएगा वो किसके बराबर आएगा सर, माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, है ना, एम डॉट बी माइनस में, तो किसके बराबर होता है माइनस एम इंटू बी कॉस 60 होता है 1/2। क्या मेरी बात क्लियर है? यस। और जो वर्क डन होता है बेटा वो होता है आपके पास डेल्टा यू के बराबर, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर। तो बेटा ये आ गया यू फाइनल माइनस एम बी बाई 2 और इनिशियल है बेटा आपके पास माइनस एम बी। तो आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास एम बी बाई 2, एम बी बाई 2। अब बी भी पता है, एम भी पता है, 2 से डिवाइड कर देना, 2 से 2 कट जाएगा, 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 14 आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 14 जो अगर कैलकुलेशन सही है तो जब भी वर्क डन वाले सवाल आए इसे रोटेट करने में कितना कार्य करना पड़ा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दो, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब टोटल वर्क डन मिल जाएगा जो अपने को करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट मैग्नेटिक डोमेन। ये सारी चीजें सॉफ्ट मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी पढ़ाई है, पढ़ोगे आंसर फाइंड आउट करोगे ताकि खुद भी दिमाग लगाएं, आगे बढ़ते हैं बेटा। फॉलोइंग इज द प्लॉट शोइंग मैग्नेटाइजेशन। एम है आपके पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो मैग्नेटाइजेशन ये आई वाला ये बेटा, ये आई जो है ना ये आई है एक तरीके से, है ना, ये यहाँ पर एम से शो किया गया, लेकिन नॉर्मल आई है। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी आई होता है ना, वही एम से शो किया गया है यहाँ पे, लेकिन आई में कंफ्यूज मत होना, आई ले लेना आप, है ना। अब बोला आई और एच में एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर में क्या क्या होता है। तो मैग्नेटिक किसके लिए बेटा आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक के लिए बेटा सी वाला सही होगा, क्योंकि जो ससेप्टिबिलिटी है बेटा वो क्या होता है आपके पास इतना होता है। और जो आई बाई एच का रेशियो होता था वो होता था बेटा काई एम। क्या होता था बेटा, काई एम। और काई एम जो होता है बेटा इसके लिए नेगेटिव आता है, क्योंकि इसके लिए जो म्यू आर है बेटा वो लेस देन 1 होता है, याद करो। तो इसके लिए जो काई एम है वो नेगेटिव आता है, तो यानी कि नेगेटिव आना चाहिए। तो आई बाई एच का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ आई एच कर्व, वो ये देगा काई एम इज इक्वल टू काई एम देगा, और काई एम क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव स्लोप आना चाहिए। तो ए और सी इज द करेक्ट आंसर। तो ए एंड सी यानी कि सी ऑप्शन क्या है आपके पास सही है डायमैग्नेटिक के लिए। ठीक है बेटा, यस। फेरोमैग्नेट मैंने बताया आपके पास क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं बहुत चीजें टेम्परेचर डिपेंडेंट या फिर चीजें आती हैं, जो मैंने आपको बोला था कि हर एक पॉइंट जो मैंने लिखवाए हैं वहां से आपको उठ के सारे सवाल आएंगे। सिर्फ मैं थ्योरेटिकल सवाल आपके ऊपर छोड़ रहा हूं ताकि आप सोचें जो आज पढ़ाया है, इसलिए न्यूमेरिकल तो मैं फिर भी करा दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक परफेक्टली डायमैग्नेटिक स्फीयर है, हैज अ स्मॉल स्फेरिकल कैविटी एट इट्स सेंटर व्हिच इज फिल्ड विद अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द, बस प्रॉपर्टी बेस्ड है, प्रॉपर्टी बेस्ड सोचना बेटा, प्रॉपर्टी बेस्ड कि पैरामैग्नेटिक में कैसे इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक में कैसे इंड्यूस होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड देखना, प्रॉपर्टी बेस्ड है, होमवर्क है सोचना। वैसे आजकल सारे आंसर इंटरनेट पे मिल जाते हैं, तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हमें काम करना है माइंड मैप का मतलब है सारे कॉन्सेप्ट को रिकैप्चुलेट करना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पैरामैग्नेटिक सैंपल है, मैग्नेटाइजेशन है वो इतना है, तो यानी कि आई की वैल्यू दे दी, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा इतना, तो भाई साहब बी नॉट की वैल्यू दे रखी है आपके पास 0.4, आई की वैल्यू दे रखी है बेटा आपके पास 6 एम्पेयर पर मीटर। उसके बाद जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर है, टेम्परेचर 4 केल्विन के बराबर है। जब सैंपल को प्लेस कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोड हो गया 0.3 एट अ टेम्परेचर ऑफ 24 केल्विन पे क्या कर दिया, टेम्परेचर कर दिया। अब पूछ रहा है द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन विल बी, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन बताना है, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन बताना है, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन बताना है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, क्या दे दिया, बी नोट दे दिया, आई दे दिया। तो ध्यान से देखो बेटा आपके पास, अगर मैं आई के फॉर्मूले याद करूं तो आई का फॉर्मूला किसके बराबर था, तो आई का फॉर्मूला था सर जी बी एम बाई में म्यू नोट, बी एम बाई में म्यू नोट था कि नहीं था। अरे बात क्लियर है क्या सर जी, बिल्कुल सही कह रही हो। या फिर ध्यान से याद करो एक बात और, क्या क्या थी, बहुत सारे रिलेशन पढ़े, अब सारे रिलेशन आपस में रिलेट करने पड़ेंगे। कैसे, आपको ये भी पता है जो आई बाई एच होता है वो किसके बराबर होता है बेटा आपके पास, काई एम के बराबर होता है। सर सही बात है सर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं बात करूं बेटा ये जो
I/H होता है बेटा, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बेटा आपके पास 1 प्लस में म्यू आर माइनस 1 के बराबर। और जो म्यू आर होता है बेटा वो आपके पास किसके बराबर होता है, बी अपॉन में बी नोड, याद करो माइनस एम। अब अपने को जो जो दे रखा है, पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0.4 है, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, एच वेच निकाल सकते हैं, दो दो टर्म्स हैं, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, यूज करना है। और एक लास्ट फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा हम, अगर यूज पड़ा तो वो भी फेरोमैग्नेटिक के लिए अप्लाई होगा, यहां पर पैरामैग्नेटिक लिखा है तो पैरामैग्नेटिक के लिए तो वो भी अप्लाई नहीं होगा आपके पास। तो आप ये लिख सकते हैं जो काईएम है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, 1 बाई टेम्परेचर के, है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इससे ज्यादा सही आंसर आएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो बेटा कांस्टेंट बाई टेम्परेचर आएगा, सही बात है। तो पहले का IM कुछ और था, बाद में का IM कुछ और है। तो देखो ध्यान से, इसको ऐसे निकाल दो, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, शायद इनकी जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो पहले टेम्परेचर 1 पर जो का IM है वो आपके पास का IM 1 ले लेते हैं, वो आएगा सम कांस्टेंट, मान लो K बाई टेम्परेचर 1 आ गया। और का IM जो 2 आएगा बेटा वो आएगा सेकेंड बॉडी के लिए K एंड टेम्परेचर T2 आ गया। अब दोनों को जब डिवाइड करोगे तो काई एम बाई 1, काई एम 1 अपॉन काई एम 2 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा आपके पास, T2 बाई T1 के बराबर आ जाएगा, वी नो T2 वी नो T1। अब काई एम के लिए आप अलग अलग फॉर्मूले लगा सकते हैं जो हमें पता है उसके अकॉर्डिंग। काई एम का फॉर्मूला आई की टर्म्स में रख सकते हो क्या, काई एम किसके बराबर होता है, आई बाई एच, तो I1 बाई H1 है ना, और आई बाई H2 यहाँ पे रखोगे, आंसर तेरे सामने स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, बात क्लियर है, खत्म कहानी है ना। द मैग्नेटाइजेशन विल बी, तो आई बाई, ध्यान से देखो यहां पर आ गया आई बाई एच अपोन में आई बाई एच, क्या मेरी बात क्लियर है क्या, आई बाई एच और आई बाई एच। अब एक बात बता, एच को क्या लिख सकते हैं बेटा, एच को लिखा जा सकता है म्यू नोड इंटू बी नोड, याद कर बेटा यही आता है, सॉरी जो एच होता है वो किसके बराबर होता है, बी नोड बाई म्यू नोड। ये होता है कि नहीं होता, चेक करते हैं बेटा एच का फॉर्मूला, चेक करो एच का फॉर्मूला, सब कुछ लिखवाया एच का फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए एच के। ये देखो बेटा कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा बी नोड बाई म्यू नोड, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं एच को दोनों जगह पर रख दूं बी नोड बाई म्यू नोड, आ जाओ जी, थोड़ी जगह कम है यहां पे लिख देता हूं, ये लो। तो देखो ध्यान से, ये आ जाएगा बेटा I1 अपोन बी नोड 1 बाय म्यू नोड, तो म्यू नोड ऊपर चला गया, अपोन I2 इंटू अपोन में बी नोड 2 बाय में ऊपर म्यू नोड चला गया, म्यू नोड से म्यू नोड कट गया, ये पूरा रेशो आ गया इसका, और वो T1 के बराबर है, आंसर निकल के आ गया, देख ध्यान से। I1 बाई I2 तुझे चाहिए, I1 बाई I2, ये कितना है बेटा, बी नोड ऊपर चला जाएगा सेकंड वाला, वो 0.3 है, ये 0.4 है, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है बेटा आपके पास, T2 बाई T1, तो T2 किसके बराबर है बेटा, T2 है आपके पास 24, और T1 किसके बराबर है बेटा आपके पास 6, T1 किसके बराबर, 4 के बराबर, 4। तो यहां से आंसर आएगा बेटा 4 से 4 कट गया, ये आ गया 8, तो I1 बाई I2 तो निकल के आ गया 8। अब I1 शायद पता है 6 है, तो यहां से आंसर निकाल ले, 6/8 3/4 0.75 आंसर आ गया कदमों में तेरे, ले भाई साहब कदमों में दुनिया, आ जाओ जी। फॉर्मूले बस मैनिपुलेट करने पड़ेंगे आपको, और कोई बड़ी बात नहीं है। मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है कितना, इतना दे रखा है, सस्पेंडेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना दे रखा है, द वर्क डन इन रोटेटिंग, वापस से मोस्ट स्टेबल पोजीशन, मोस्ट स्टेबल का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 0, स्टेबल पोजीशन। तो पहले स्टेबल पे था, तो फ्रॉम है तो यानी कि पहले स्टेबल पे था, तो माइनस पी इंटू ई इंटू कॉस 0 हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अनस्टेबल पर लेके गए हैं, अनस्टेबल पर, तो फाइनल वाला क्या हो गया, अनस्टेबल वाला, तो यू फाइनल हो जाएगा बेटा एम आएगा, माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस 0, और यहां पाएगा माइनस एम इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 180, तो यह आ जाएगा एम बी, cos 180 -1, तो -1 +1 हो गया, तो ये एम बी है माइनस एम बी। तो जब आप वर्क डन निकालोगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन आ गया, तो डेल्टा यू फाइनल एम बी माइनस इनिशियल माइनस एम बी, तो आंसर कितना आएगा बेटा 2 MB के बराबर आंसर आएगा, तेरे कदमों में आंसर आएगा, मच्छर की तरह गिर के आंसर तेरे पैर पकड़ेगा, ठीक है जी। अगेन वही वर्क डन वाला सेम सवाल, इसका मतलब ये समझ में आता है कि वर्क डन वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक फॉर्मूला डेल्टा यू वाला, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आसान सा है बिल्कुल, वही वाला सेम है वर्क डन वाला, लास्ट के सारे क्वेश्चन किसके ऊपर थे, वर्क डन वाले थे, तो HW के रूप में एक सवाल और कर लियो, तेरे लिए सब बिल्कुल साएं साएं खाली हो जाएगा। तो बेटा यहां तक आपका क्या था, चैप्टर था
पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर हमने कवर कर लिया, हर एक चीज, एक एक एवरी नूक एंड कॉर्नर हमने कवर कर लिया है बहुत प्यार से विद बहुत सारे PYQs। तो घबराना नहीं है, आपके माइंड मैप के बेसिस पे अगर आप सारे माइंड मैप अच्छे से कर लेते हो, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, आप मेंस में बहुत से क्वेश्चन केवल माइंड मैप से कराओगे, ये मेरा वादा है और ये है दादा का वादा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा, लव यू ऑल, टाटा बाय।